काठमांडू में यूएमएल पार्टी ऑफिस पर कब्जा कर लिया गया है। युवाओं की अगुवाई में सड़कों पर बवाल हो रहा है और नेपाल में प्रदर्शनकारियों का उग्र रूप देखने को मिल रहा है। काठमांडू में यूएमएल पार्टी के दफ्तर पर कब्जा किया गया है। अब आप इसे समझिए कि वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं, अब वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन के लिए नहीं है सड़कों पर, यह प्रदर्शन उससे कहीं बड़ा हो चुका है। और नेपाल में जो हालात इस वक्त बन रहे हैं वो श्रीलंका की याद दिला रहे हैं। 2-2.5 साल पहले श्रीलंका में जो स्थिति बनी थी, अलग अलग जगहों पर वहां प्रदर्शनकारी पहुंचे थे और राष्ट्रपति हाउस तक कब्जा कर लिया था लोगों ने। अब धीरे धीरे उसी राह पर वहां के प्रदर्शनकारी बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूएमएल पार्टी दफ्तर पर कब्जा कर लिया है, फिर संसद की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको रोका गया है। कल भी रोकने के दौरान काफी हिंसा हुई थी, जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिला था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठे होने के लिए कल भी कहा गया था और ये बात कही गई थी, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनकी ओर से ये बात पहले ही कही गई थी कि कल यानी आज के लिए, आज हालात और खराब हो सकते हैं, क्योंकि प्लान भी तैयार किया गया आगे के लिए। अभी जो तस्वीर आ रही है, जो खबर अभी आई है कि यूएमएल पार्टी के दफ्तर पर कब्जा। अब ये पार्टी कौन सी है अवधेश जी? ये ओली जी की पार्टी है। अब इसके दफ्तर पर कब्जा करने का मतलब क्या है? आप सरकार विरोधी सीधे सीधे संदेश दे रहे हैं। आप इस सरकार को कह रहे हैं कि आप हटिए और आप एक अंतरिम सरकार की मांग भी लगातार कर रहे हैं। क्या हो रहा है इस वक्त? धीरे धीरे रूप लिया है, क्योंकि आप जब आंदोलन करते हैं, तात्कालिक गुस्सा उसके कारण फूटा था सोशल मीडिया, लेकिन इसके पीछे जैसे कई बयान आए हैं कि हम केवल सोशल मीडिया के कारण नहीं लड़ रहे हैं, हमको भ्रष्टाचार खत्म करना है, हमारे जीवन में, नेताओं के जीवन में अंतर आ गया हुआ है, नेताओं ने हमारी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया है। तो अब ये बढ़ता जा रहा है। ये एक एनार्किक सिचुएशन हो रहा है नेपाल में। इसका कोई यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं है, ना कोई इसके डिमांड पत्र है। वैसे तो 5 मांगों की बात हो रही है, लेकिन कोई ऐसा संगठन नहीं है जिससे वहाँ कोई बात कर सके। सरकार की महिमा खत्म हो चुकी है। वहाँ के गृह मंत्री और कई मंत्री त्याग पत्र दे चुके हैं। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, 3 बार उनके प्रधानमंत्री देउवा साहब रहे, उनको हटना पड़ा है। तो सारे नेताओं का परीक्षण हो गया। लेकिन 2 बातें ध्यान रखिए, इसकी तुलना श्रीलंका और बांग्लादेश से नहीं हो सकती। बांग्लादेश एक षड्यंत्र के तहत जिहादियों ने और वहाँ के पूरे इस्लामीकरण की दृष्टि से, और वो भी डेंजरस फंडामेंटलिज्म की दृष्टि से वहाँ परिवर्तन किया था। और अगर आप श्रीलंका को भी देखेंगे तो उसके बारे में जो दुष्प्रचार था कि वहाँ भूखमरी हो जाएगी, फलाना हो जाएगी, राष्ट्रपति के परिवार के हटते ही एक दिन एक भूखमरी नहीं हुई, वहां कोई मुद्रास्फीति नहीं रही। तो वो भी वहां एक व्यापक षड्यंत्र के तहत था, जिसका खुलासा समय पर हुआ है और होता रहेगा। ये आंदोलन जो है वहां कई कारणों से स्वतः स्फूर्त है। इसमें कुछ शक्तियां होंगी, लेकिन उनके द्वारा ये प्रेरित आंदोलन नहीं है। लेकिन केपी शर्मा ओली जी ने जो बयान दिया था परसों कि सोशल मीडिया का उपयोग देश में नफरत फैलाने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए देश विरोधी तत्व कर रहे हैं, और देश की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी है और इस पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो उनका इरादा क्या था उसके पीछे? राजा पर फाइन कर दिया गया, राजा की सुरक्षा घटा दी गई, पूरे उनके प्रहरी बदल दिए गए, 7,93,000 रुपया का हुआ कि आपके कारण प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, दीजिए। अब राजा पर कर रहे, तो ये अभी इसको समझने की जरूरत है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि नेपाल अपनी पहचान की दृष्टि से छटपटा रहा है। वहां के लोगों को भी समझ नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए। कोई चुनाव की मांग कर रहा है, कोई इंटरिम गवर्नमेंट की मांग कर रहा है, कोई जो नेपाल के मेयर हैं उनके हाथ में सत्ता दे दो, इसकी मांग कर रहा है। और जो दुर्गा परसाई हैं, जो राजा के लिए आंदोलन कर रहे थे, वो बाहर आ गए हैं, उन्होंने इनको समर्थन दे दिया है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जो वहां के मुख्य हैं, वो अभी तक इस आंदोलन में कोई बयान नहीं दे रही हैं। मधेश के नेता जरूर आके इस पर बयान सोशल मीडिया पर बैन, एक तरफ युवाओं में इसको लेकर नाराजगी, और ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में अपनी नाराजगी भी रखते हैं। फिर चाहे हम बाहर देखें, अलग अलग देशों में हमने देखा है, हम यहाँ भी देखते हैं कि कई बार अपनी नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए ही दिखाई जाती है। तो लोग अपनी बात ना रख सके उस प्लेटफॉर्म पर, सरकार को लेकर लोगों के मन में क्या है वो वहां पर ना रख सके, क्योंकि सीधे बात तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए रोका गया लोगों को, इसलिए बैन लगाया गया। इस पर सर आर रिएक्शन, लोग एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा बता देते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के घर के बाहर बवाल हो रहा है। बालाकोट के भक्तपुर वाले घर पर धावा बोल दिया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अब ये बड़ी खबर आ रही है, केपी ओली के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया और घर में आवास में घुसने की कोशिश की जा रही है।
ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, अब प्रधानमंत्री के घर में धावा बोल देना, वहां पर घुसने की कोशिश करना, आप समझिए कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण वहां पर हो गई है। एक तरफ आप संसद पर धावा बोल रहे हैं, कल तो संसद परिसर में घुस भी गए थे, आज एक बार फिर संसद परिसर में घुसने की कोशिश है। वो खबर हमने आपको दिखाई। अब खबर ये आ रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शनकारी जुट गए हैं और वहां अब घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी खबर इस वक्त नेपाल से आ रही है। परिस्थितियां देखिए किस तरह से बदल रही है और चिंताजनक है। और देश के प्रधानमंत्री के घर में डेंजरस भी है। देश के प्रधानमंत्री के घर में अगर आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं अवधेश जी, इसका सीधा मतलब क्या है? देखिए, इस समय अगर आप सुचरिता देखेंगे ना, पिछले लगभग 6, 7, 8 सालों से तो मतलब दक्षिण एशिया में या पहले मतलब आंदोलन का अजीब प्रवृत्ति हो गई है। बिना हिंसा के तोड़ फोड़ के कोई आंदोलन ही नहीं हो रहा है और आंदोलनकारी अब पहले की तरह नहीं करते हैं। सोशल मीडिया में इतना गुस्सा होता है, वही गुस्सा सड़कों पर उतारे। हमने भारत में भी देखा है, सड़क घेर कर बैठ जाना, मानना नहीं, लाल किले पर चढ़ जाना, सरकार के सामने समस्या पैदा हो जाती है। जो अरब में 2011-12 में अरब स्प्रिंग कहा गया था, हुआ था, वहां से एक ट्रेंड शुरू हुआ है। अब उस ट्रेंड का कई अलग अलग तरीकों से उसका लाभ उठाया जा रहा है। अब इस समय जो है, जब मेरे पास 5 मांगे आई हैं कि इन्होंने मांगा है संसद को भंग किया जाए, सभी सांसद इस्तीफा दें, उन सीनियर अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाए जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का आदेश दिया था। हमारे नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई जाए, इस पर ध्यान दीजिए, और अंतरिम सरकार के तहत जल्द चुनाव कराया जाए। तो अब ये स्थिति पैदा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में न कोई बात कर रहा है, न राष्ट्रपति के यहाँ कोई जाने के लिए वहां तैयार है, और स्वयं जो है फैसला लोग कर रहे हैं। अब स्वयं फैसला में इसमें कितने दूरदर्शी लोग हैं, इनकी विचारधारा क्या है, इनके पास कितनी एकता रहेगी, ये सब एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये सारा हो रहा है। जेपी मूवमेंट में कम से कम बाद में जयप्रकाश नारायण एक नेता के रूप में खड़े हो गए थे। ये नेपाल में अभी बहुत कठिनाई है, और नेपाल का जो कैरेक्टर है ना, वो एक विद्रोह का कैरेक्टर वहां के लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, आंदोलनकारी लोग होते हैं। वो कहीं भी विद्रोह कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, और रेगुलर कुछ ना कुछ आंदोलन पिछले मैं 20 सालों 22 सालों से देख रहा हूं, कुछ ना कुछ वहां होता रहता है। तो इसलिए मुझे बहुत भय लग रहा है कि इस अराजक सिचुएशन। तो सर, ये माने कि वहां लोगों की आवाज दबाने की जो कोशिश की गई, उस वजह से ये प्रदर्शन हो रहा है? वो आवाज भी दबाने की कोशिश की गई। एक तो पक्ष है कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो उसका नियमन होना चाहिए कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कराइए। चीन के टिकटॉक बाकी ने करा लिया, मेटा ने नहीं कराया है, या एक्स ने नहीं कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमन करो, लेकिन समस्या थी कि नेपाल के संसद में वो बिल ही पास नहीं हुआ था। भाई कानून आप बनाएंगे तभी तो कुछ होगा, और इसीलिए शायद वापस भी लिया है स्थिति को देखते हुए। इस बीच खबर यह भी है कि नेपाल में हिंसा के बाद तीसरा बड़ा इस्तीफा हो गया। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब आप सोचिए, स्वास्थ्य मंत्री का भी इस्तीफा आ गया। स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पटेल ने भी इस्तीफा दिया है।